जनजातीय संपर्क और उसकी समस्याएं, यानी कि जनजातियों में बाहरी दीन दुनिया से जो संपर्क के कारण जो समस्याएं उत्पन्न हुई हैं वो क्या है, और उस संपर्क के कारण क्या रहे, और उस संपर्क के कारण समस्याएं कौन कौन सी उत्पन्न हो गई। क्योंकि हम जानते हैं जनजाति एक ऐसा समुदाय है जो कि जंगल में रहता है और थोड़ा सा हमसे डिफरेंट संस्कृति उसकी होती है, उसकी संस्कृति की जो तरीके होते हैं, तौर तरीके जीवन जीने के होते हैं, वो थोड़े से अलग होते हैं। तो कौन कौन सी ऐसे कारण है जिससे वो जो कल्चरल कांटेक्ट उनका हुआ या फिर जो उनका सांस्कृतिक संपर्क हुआ, उसके कारण कौन कौन सी समस्याएं या उसके कारण क्या थे इस कल्चरल कांटेक्ट के, और कैसे इसे रोका जाए, इसके लिए क्या सुधार हुए, आज की पूरी वीडियो में हम लोग इसको समझेंगे। आइए देखते हैं। पहली बात आती है कि जैसे जैसे जनजातीय समाजों के साथ सभ्य समाज यानी सिविलाइज्ड जिसको कि हम लोग कहते हैं, जब सभ्य समाज का संपर्क बढ़ने लगा, जब धीरे धीरे सभ्य समाज आगे आने लगा, तो जैसे जैसे सभ्य समाज उनसे घुलता मिलता गया, वैसे वैसे जनजातियों के लिए एक मुख्य समस्या निकल करके आती गई। हमने आपको बताया था कि जैसे रूरल सोसाइटी धीरे धीरे अर्बन होती जा रही है, तो अर्बन रूरल की तरफ बढ़ रहा है और रूरल इसी जंगलों की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है और वनों का लगातार कटना और बाहरी तरफ का जो प्रसार है, जो डिफ्यूजन है लोगों का, या विस्तारवादी नीतियां हैं, उससे लगातार जंगलों का और वनों का क्षरण हो रहा है, जिस कारण से वनों में निवास करने वाली जनजातियां भी दिक्कत में आ रही हैं। कई बार ऐसा हुआ कि जो जनजातियां थी जो कि अपनी संस्कृति का रक्षण कर रही थी, जो कि अपनी संस्कृति को बचाए हुए थी, उनके साथ जो बाहरी संपर्क हुए, जो बाहरी संस्कृतियां आई, चाहे वो स्वेच्छा से आई या वो आ, किसी आक्रमण के द्वारा आई या फिर लोगों के द्वारा आई, तो जो भोले भाले जनजाति लोग थे वो आकर्षित हुए उनकी तरफ। जैसे आपने देखा होगा वो एक कई सारी ऐसी मूवी आई हैं, जैसे जोकर एक मूवी आई थी, जोकर नाम ही था शायद। अ, उसमें कोई दूसरी दुनिया से लोग, मतलब शहरी दुनिया से जाते हैं, तो उनकी संस्कृति ही बिल्कुल अलग होती है। इसी तरीके से आपने देखा कि कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि बाहरी संपर्क बर्दाश्त नहीं करते, जिससे कि क्योंकि उनकी जो संस्कृति है वो चली जाएगी। आपने देख वो एक जनजाति सुनी होगी जो अंडमान निकोबार पर रहती है, जिसका नाम है जारवा ट्राइब। सरकार ने भी उस पर मिलने से जाने से प्रतिबंध लगा रखा है, क्योंकि भाई वो अपनी संस्कृति को समेटे हुए हैं और अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखना चाहती हैं। अच्छा, जैसे जैसे सभ्य समाजों का बाहरी संपर्क हुआ, वैसे वैसे वो भाई उनकी खुद की भी जो संस्कृति थी वो धीरे धीरे उसका क्षरण होने लगा और अनेक सारी समस्याएं आने लगी। दूसरी बात हमें क्या देखने को मिलती है, दूसरी बात यह है कि जो बाहरी स्वार्थ समूह थे, जो बाहरी लोग थे, जो सेल्फ ग्रुप थे, जो कि अपने हित के लिए वहां पर जा रहे थे, उनका इंटरफेयर उस जनजाति समाज में बहुत ज्यादा हो गया। जनजाति लोगों के पिछड़ेपन का, अशिक्षा का लाभ उठाया, फायदा उठाया, और उनसे उनको अपने प्रोडक्ट फ्री में दिए या उनको कुछ ऐसा खिलौना या कुछ ऐसी चीज दे करके अपनी तरफ बहलाया फुसलाया, और उनके इस मजबूरी का फायदा उठाया, जिससे कि वो लोग ज्यादा से ज्यादा उनका शोषण कर सकें और जंगलों से मिलने वाली जो सामग्री है उसका फायदा उठा सकें। तीसरी बात जो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है वो ये है कि कई सारी नवीन शासन व्यवस्थाएं लागू कर दी गई, कई सारी नई डेवलपमेंट स्कीम्स और कई सारी ऐसी व्यवस्थाएं आई जो कि जनजातियां नहीं चाहती थी, फिर भी उन पर जबरदस्ती लागू कर दी गई, चाहे वो ब्रिटिशों के द्वारा लगाई गई हो और चाहे वो किसी और के द्वारा। तो ब्रिटिश लोग जो थे उन्होंने ही नई शासन व्यवस्था के तहत वन अधिकारी या फिर जो जंगल अधिकारी के आजकल आप देखते हैं फॉर्म आते हैं, फॉरेस्ट ऑफिसर्स वगैरह के, उनके उन लोगों ने भी जनजातीय संस्कृति को काफी हद तक प्रभावित किया, क्योंकि वो ना तो जनजाति लोग उस चीज को पूरी तरीके से ग्रहण कर पाए और ना ही उस चीज को पूरी तरीके से छोड़ पाए। चौथा और प्रमुख कारण जो एक और निकल करके हमारे सामने आता है वो ये है कि जनजातीय क्षेत्रों में वन, है ना, खाद्य संपत्ति या फिर लकड़ी, जैसे आपने अभी एक मूवी आने वाली थी उसका ट्रेलर आपने देखा होगा, तो उसमें ये सारी चीजें इतनी ज्यादा हैं कि लोग मजबूरी में वहां जा रहे हैं, और वहां से वो इतना ज्यादा उनके मन में लालच आ गया कि वो लोग वहां से वो सब चीजें जो जंगलों में कभी हुआ करती थी, जंगलों में संरक्षित थी, उसको अपनी फायदे के लिए जो है उठा रहे हैं। अब जनजाति ना तो पूरी तरीके से ग्रामवासी रह गए, ना ही नगरवासी बन सके, जिससे क्या हुआ
कि एडप्टेशन करना उन्हें पड़ा, जिससे जो उनकी संस्कृति थी वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं खोती जा रही है। उद्योग नए नए लगते गए, नगरीय संस्कृति या जिसे हम अर्बन कल्चर कहते हैं उसका विकास हुआ, जिसके कारण से वहां पर चीजें धीरे धीरे बदलने लगी। पांचवा और एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो मुझे दिखता है वो यह है कि ईसाई मिशनरियों ने एक बड़ा रोल प्ले किया इसमें। जो ईसाई मिशनरियां कंपनीज आई या जो ईसाई जनजाति जीवन में प्रवेश कर गए, हालांकि इस बात में कोई संदेह नहीं कि ईसाई मिशनरी कंपनियों ने एक बड़ा रोल प्ले किया उनकी जीवन को ज्ञान की तरफ ले जाने में, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जनजातीय समाज में बहुत सारी समस्याएं आई, क्योंकि ईसाई मिशनरीज कंपनियां जो थी, जैसे कि आपने देखा जब ब्रिटिशर्स आए तो शायद 1813 का जो चार्टर लेकर के जब वो आए, तो 1813 के चार्टर में व्यापार के साथ ही साथ मिशनरियों को भी प्रवेश की अनुमति दे दी गई कि हाँ भाई आप जाइए और भारत में अपना प्रचार प्रसार करिए। अब भारत में जो लोग एलीट क्लास के लोग थे वो तो इतनी जल्दी आपका धर्म नहीं अपनाएंगे। इसके लिए सबसे सरल, भोले और सीधे टारगेट उनके लिए बने ये आदिवासी, ये जनजाति, क्योंकि इसी में सेवा का आड़ लेकर के, इसी में उन्होंने अज्ञानता का सहारा लेकर के, इनके भोलेपन का फायदा उठा करके अपने प्रचार प्रसार और धर्मांतरण कराया धीरे धीरे जनजातियों को। वो पीके मूवी आपने देखी होगी, तो उसमें वो कहता है कि भाई ये चावल के बदले या फिर 2 किलो चावल दे करके ये अपने धर्म में परिवर्तन कराना। यानी कि इस तरह की बहुत सारे केसेस हमारे सामने आए जिन्होंने कि जनजाति जीवन पर प्रभाव डाला, सांस्कृतिक जीवन पर प्रभाव डाला। अब जनजाति अपनी संस्कृति छोड़ करके वेस्टर्न कल्चर यानी कि पश्चिमी संस्कृति को अपनाने लगे। बात समझ में आ रही है? यस सर। चलिए आगे देखते हैं। और धीरे धीरे इनके सामाजिक जीवन पर प्रभाव पड़ने लगा। सामाजिक जीवन पर प्रभाव ये पड़ने लगा कि जैसे आप देखते हैं शराब, मदिरा मदिरा जैसे मैंने आपको बहुत सारी जनजातियां पढ़ाई और सबकी प्रमुख समस्या जनजातियों की यही थी कि भाई वो लोग मदिरा का सेवन बहुत करते हैं, मदिरा बहुत ज्यादा पीते हैं। यस सर। तो इस वजह से क्या हो गया, इस वजह से वहां पर उनको इतनी आदत लग गई कि धीरे धीरे वो पूरी तरीके से इसके आदती बन गए। और जो दूसरे लोग थे उन्होंने इन्हीं के दम पर उन लोगों से काम करवाना स्वीकार करा लिया। जनजातीय समस्याएं, पहली बात तो वो हैं जो अगर हम सीधा सीधा इस बात को आगे बढ़ाएं, और मजूमदार और मदन कहते हैं कि जनजातीय समस्याएं दो तरीके की हैं। अगर हम मजूमदार और मदन साहब की बात करें तो वो कहते हैं जनजातीय समस्याएं दो प्रकार की हैं। कौन कौन सी? पहली समस्या तो वो हैं जो पूरे भारत की समस्याएं हैं लगभग लगभग, या हम जिन्हें जनजातीय समस्याएं ना कहे करके ग्रामीण क्षेत्रों की या फिर पिछड़े क्षेत्रों की समस्याएं कहें। और दूसरे स्तर में उनकी समस्याएं आती हैं जो कि केवल जनजातीय समस्याएं हैं, जो कि केवल ट्राइबल प्रॉब्लम्स हैं, केवल जनजातीय समस्याएं जो हैं वो आती हैं। तो अब यहाँ पर हमें यह देखने की जरूरत है कि कौन कौन सी समस्याएं हैं। पहले नंबर पर जो समस्या आती है वो है इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स, यानी आर्थिक समस्या। आर्थिक समस्या एक बड़ी दिक्कत में बात है। जो आर्थिक समस्या है, मैंने आपको बताया था कि लगभग लगभग जनजातियों में से 25% लोग या एक बड़ा हिस्सा उनका जो है खेती पर निर्भर है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उनके पास खेती के लिए भैया कोई ट्रैक्टर वैक्टर तो है नहीं। तो वो क्या करते हैं, वो जो ट्रेडिशनल तरीका है या फिर जो पारंपरिक विधि है खेती की, उसी विधि द्वारा खेती करते हैं। और इससे क्या होता है, ना तो केवल जमीन तो बर्बाद होती ही होती है, साथ ही साथ उपज कम होती है। भाई बिना, अगर आप बहुत ट्रेडिशनल तरीके से हल चलाएंगे, ट्रेडिशनल बीजों के द्वारा खेती करेंगे, ट्रेडिशनल खाद के द्वारा खेती करेंगे, तो फसल बहुत अच्छी नहीं होगी, जिसके कारण या तो जनजाति बेचारे भूखे मरने के लिए नौबत आ जाती है, या फिर वो जो बड़े लोग होते हैं उस जनजाति के, या फिर जो रसूखदार जमींदार लोग होते हैं उनसे वो पैसा लेते हैं। दूसरी चीज ये रही कि जो भूमि संबंधी समस्याएं आई, दूसरी प्रॉब्लम जो आई वो लैंड प्रॉब्लम्स आई उनके पास। भूमि संबंधी समस्या क्या हुई उनके साथ? भूमि संबंधी समस्या ये हुई कि नए नए कानून आते गए, और जिस जमीन पर पहले केवल जनजातियों का अधिकार हुआ करता था, अब वो नई भूमि व्यवस्था द्वारा अलग अलग लोगों को, और धीरे धीरे उनसे जमीन छीन ली गई, और धीरे धीरे
जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने, आपने देखा कई सारे, मैंने आपको ट्राइबल मूवमेंट्स पढ़ाए थे, चाहे वो मुंडा विद्रोह हो, चाहे वो संथाल विद्रोह हो, चाहे वो कूका आंदोलन हो, जितने भी तरीके के जो जनजातीय आंदोलन यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, ट्राइबल मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं, कहीं ना कहीं उनमें असंतोष का एक बड़ा कारण जमीन छीनना या फिर उनकी उनकी ट्रेडिशनल संस्कृति में दखल देना था। यहाँ पर तीसरी बात जो आती है वो यह है कि जंगल से संबंधित समस्याएं, उनके जंगल का कटान होने लगा, जंगलों की तरफ लोग बढ़ने लगे, है ना। तो जंगल की समस्याएं हुई, ऋणग्रस्तता एक बड़ी समस्या निकल करके, लोन की प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि जनजातियों के लिए आगे चल करके दिक्कत वाली बात बन गई हैं। कई सारी सामाजिक समस्याएं हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं जनजातियों की, चाहे वो ब्राइड प्राइस हो, चाहे वो प्रोस्टिट्यूशन हो, चाहे वो वेश्यावृत्ति हो, इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हैं जिनके कारण जनजाति धीरे धीरे खत्म होने की तरफ या धीरे धीरे अपने पतन की तरफ बढ़ती जा रही हैं। अब बात करते हैं कल्चरल प्रॉब्लम्स की, जिसके बारे में हमें देखना है। कल्चरल प्रॉब्लम्स क्या है? कल्चरल प्रॉब्लम्स में यहां पर हम देखते हैं कि सबसे पहले तो यह है कि वो, मैंने जब अभी आपको बताया, ईसाई मिशनरीज और हिंदू, जैसे कि जीएस घुरिया कहते भी हैं कि जनजातियां पिछड़े हिंदू हैं, यानी कि जनजातियां हैं, हालांकि होना तो ये चाहिए कि जनजातियां ना तो हिंदू हैं ना ईसाई हैं, उनका अपना एक कल्चर है, अपनी एक संस्कृति है, लेकिन घुरिये भी कहते हैं जनजातियां पिछड़े हिंदू हैं। तो इसी तरीके से चाहे हिंदू धर्म हो चाहे ईसाई धर्म हो, इन सब लोगों ने क्या किया, इन सभी धर्मों ने या इन सभी धर्मों के प्रचार प्रसार के दौरान, ईसाई मिशनरीज हो चाहे हिंदुइज्म कल्चर हो, उन लोगों ने जनजातियों को जीवन में इतना तनाव पैदा कर दिया कि धीरे धीरे जनजातीय समूह अपनी संस्कृति को नीचा समझने लगे, जिससे जिससे उनकी जो संस्कृति थी, जो उनकी मूल संस्कृति थी, वो कहीं ना कहीं गायब होने लगी। दूसरी बात, एक बड़ी समस्या जो निकल करके आती है वो है भाषा की समस्या, यानी द प्रॉब्लम ऑफ लैंग्वेज। अब लैंग्वेज की जो प्रॉब्लम है भाई साहब, वो ये है कि यहाँ पर कई बार जनजाति जो बाहर चले गए, आपने देखा होगा, जो जनजाति आम दुनिया के साथ घुल मिल गए या बाहरी दुनिया के साथ घुल मिल गए, वो दूसरी भाषा बोलने लगे। लेकिन और कुछ लोग थे जो केवल जनजातीय भाषा का प्रयोग करते थे। तो इस तरह की परिस्थितियों में क्या हुआ, ना तो केवल कम्युनिटी फीलिंग उनकी खराब हुई, कम्युनिटी फीलिंग तो खराब हुई ही हुई, साथ ही साथ उनकी जो वी फीलिंग थी, उस भाषा के साथ जो उनका जुड़ाव था, जो उनकी हम की भावना थी, उस पर भी चोट पहुंची, और धीरे धीरे वो लोग अपने ही सांस्कृतिक मूल्यों और आदर्शों के खिलाफ जाने लगे। दूसरी चीज, जो एक इम्पॉर्टेंट चीज है, कि उनकी जो ट्राइबल फाइन आर्ट है, आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था कि अगर आप जयपुर जाएं, आमेर का किला घूमने जाएं, तो आप देखते हैं कि वहां पर मीना झुमके मिलते हैं, मीना ट्राइब के झुमके मिलते हैं। तो मीना ट्राइब ने एक एक चीज से, या फिर कोई लकड़ी का खिलौना है जो कि वहीं बनता है, वहीं मिलता है, तो इससे क्या हुआ, लगातार चाहे नक्काशी का काम हो, चाहे वो उनके गाने का काम हो, जैसे मैंने यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि नागा लोग जो थे वो खंभे पर बड़ा अच्छा काम करते थे। खंभा यानी बांस का जो खंभा बनाया जाता है, उस पर बड़ी अच्छी चित्रकारी नागा लोग करते थे। और चाहे वो खुद को सजाने का काम हो, चाहे वो घर को सजाने का काम हो, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं बाहरी संस्कृतियों के संपर्क में आने से वो खोता जा रहा है। वो कहीं ना कहीं लोग भूलते जा रहे हैं, या वो करते ही नहीं है, और करते भी हैं तो फिर वही बात आ जाती है सरप्लस वैल्यू वाली, और वो इस तरह का कोई काम धीरे धीरे नहीं करते हैं। तो इसी तरह की तमाम सारी समस्याएं हैं जो कि जनजातीय समाजों में हमें देखने को मिलती हैं। अच्छा, इसीलिए यहाँ पर एक बात बड़ी महत्वपूर्ण आती है, आपने पढ़ा भी होगा, यहाँ पर दो सिद्धांत आते हैं जनजातियों के लिए, मैंने आपको कल भी बताया था। पहला सिद्धांत आता है पंचशील का सिद्धांत, और दूसरा सिद्धांत आता है वेरियर एल्विन द्वारा नेशनल पार्क की स्थापना। वो नेशनल पार्क की स्थापना का सुझाव देते हैं। वो कहते हैं कि भाई एक बड़े एकड़ क्षेत्रों में फैला हुआ एक आप नेशनल पार्क, या फिर, और ये प्रश्न भी कई बार पीजीटी में और हायर में पूछा जाता है कि राष्ट्रीय उपवन बनाने का सुझाव किसने दिया। तो जनजातियों के लिए राष्ट्रीय उपवन बनाने का सुझाव जो था भाई, वो वेरियर एल्विन साहब ने दिया। और वेरियर एल्विन का मानना था कि आप क्या करिए, आप एक बड़ा पार्क बना दीजिए, एक बड़ी जगह में एक घेराबंदी कर दीजिए, जिसमें जनजातियां अपनी स्वेच्छित
तरीके से रहेंगी। यहाँ पर एल्विन बताते हैं कि वेस्टर्न अफ्रीका में वेस्टर्न अफ्रीका में एक कॉलेज है, और काफी बड़ा कॉलेज है, जिसका नाम है अकीमोटा कॉलेज। अकीमोटा कॉलेज। अकीमोटा कॉलेज में क्या हुआ है कि भाई उन्होंने जो ट्राइब्स थी वहां की, उनकी रक्षा के लिए उनमें एक बड़े क्षेत्र में वो कॉलेज बना रखा है। तो एल्विन कहते हैं इसी अकीमोटा कॉलेज की तर्ज पर भारत में भी इस तरह की चीजें होनी चाहिए। दूसरी बड़ी समस्या जो हमें देखने को मिलती है वो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, क्योंकि मदिरा पीने से, है ना, ताड़ी पीने से, उनके चावल ज्यादा खाने से, मादक द्रव्यों के प्रयोग से धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य गिरता जा रहा है। उनके पास कपड़े अच्छे नहीं हैं, और उनकी आर्थिक दशा बहुत अच्छी नहीं है, चिकित्सा नहीं हो पा रही। मैंने आपको कल भी बताया था कि उनके पास जो भी चीजें हैं वो जड़ी बूटियों से ही अपना काम चला लेते हैं, जड़ी बूटियों से ठीक ठाक तरीके से इलाज कर लेते हैं। शिक्षा संबंधी समस्याएं हैं, वो अपनी बेसिक नीड्स ही पूरी पूरी नहीं कर पा रहे हैं, खाना पीना ही पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो कहाँ से चीजें आगे चलेंगी। यहीं पर इसके बाद आइए बात करते हैं जनजातीय आंदोलन की, यानी ट्राइबल मूवमेंट्स। ये सारी समस्याएं, अब इतनी सारी समस्याएं अगर आएंगी तो भाई आंदोलन के लिए तो एक चिंगारी बहुत बड़ी चीज है, लेकिन अगर इतनी सारी समस्याएं आई तो जाहिर सी बात है कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। तो जनजातीय आंदोलन जो अगला टॉपिक हम देखेंगे, तो जैसे कार्ल मार्क्स हम लोग पढ़ते हैं, तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि भाई जब तक रेडिकल चेंज नहीं आएगा, जब तक खूनी क्रांति नहीं आएगी, जब तक वर्ग क्योंकि इतिहास आप पढ़ते हैं कि रेवोल्यूशन इज द मोटर ऑफ हिस्ट्री, क्रांतियां इतिहास का इंजन है। तो जब तक क्रांति नहीं होगी तब तक मजा नहीं आएगा, तब तक जो है वर्ग बदलेंगे नहीं समाज में। गांधी भी हालांकि अहिंसात्मक तरीके से इस आंदोलन को बढ़ावा देते हैं। तो इसी तरीके जनजातीय समस्याओं को निपटने के लिए, या जनजातीय समस्याओं से जूझते जूझते कई बार ऐसा हुआ कि जनजातीय आंदोलन की तरफ जनजातियां बढ़ने लगी। इसके लिए हमें यह समझ लेना चाहिए कि क्या क्या कारण रहे, क्या क्या चीजें रही। तो जैसे कारण अभी तक हमने समझ लिए कि सभ्य समाज आए, मिशनरी कंपनियां आई, नई शासन व्यवस्था आई। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हुई जिन्होंने कि जनजातीय आंदोलन को अ, बल दिया, या जनजातीय आंदोलन को गति प्रदान करी। यहाँ पर कुछ किताबें मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि आप यस नोट सर। कर लीजिए, शायद आपके काम आ जाए। यहाँ पर एक किताब है प्रोफेसर एस सी रॉय की। एस सी रॉय की बुक है द ओरांव रिलीजन एंड कस्टम। ओरांव रिलीजन एंड कस्टम। इस बुक में प्रोफेसर रॉय टॉक्स अबाउट 4 टाइप्स ऑफ मूवमेंट, जिसमें कि वो बताते हैं निमहा आंदोलन, भुईपुट आंदोलन, बच्ची दान आंदोलन, या फिर कबीरपंथी आंदोलन, या ताना भगत और बुद्धू भगत वाला जो आपने आंदोलन सुना होगा वो आता है। इसी में एक किताब आती है वी राघवैया की। वी राघवैया की बुक का नाम है ट्राइबल रिवोल्ट्स। ये सारे आपसे ट्राइबल में पूछे जा सकते हैं, नेट के पेपर में भी एक पूरी यूनिट है ट्राइबल मूवमेंट्स की। इसी के बाद बहुत सारी किताबें हैं हालांकि ऐसे तो, और एक किताब यहीं पर आती है एम एस ए राव की, सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया। यहीं पर एक किताब आती है सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया की, सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया, जिसका जिसके राइटर हैं प्रोफेसर एम एस ए राव। बड़ी फेमस बुक है। और इसी तरीके की तमाम सारी किताबें जो कि इस तरीके के जनजातीय आंदोलनों के बारे में हमें मिलती हैं, जिसमें से हम लोग कुछ जनजातीय आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं।
सबसे पहला जो आंदोलन आता है जिसका नाम है संथाल विद्रोह। हालांकि मैंने एक दिन ये आप लोगों को शॉर्ट में डिस्कस किया था। संथाल विद्रोह, संथाल विद्रोह क्या है, बहुत ही शॉर्ट में डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत सारे मूवमेंट हैं। संथाल विद्रोह अधिकतर जो, अगर हम बात करें 1991 की जनगणना की, तो 1991 की जनगणना के अनुसार ये संथाल भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। अब तो हालांकि डेटा चेंज हो गया है। संथाल भारत की सबसे बड़ी जनजाति है और लगभग लगभग ये लोग बिहार और पश्चिम बंगाल क्षेत्र में पाए जाते हैं। हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। बिहार और पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल क्षेत्र में पाए जाते हैं। और ज्यादा से ज्यादा लोग, हालांकि ऐसा तो नहीं है कि कहाँ हैं, लेकिन मोस्टली स्टार्टिंग में ये लोग छोटा नागपुर एरिया और ये जो आपका सिंहभूम वाला एरिया है एमपी का, उसमें ज्यादातर ये लोग पाए जाते थे। धीरे धीरे क्या हुआ, जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने बड़े स्तर पर ये जो इलाका था जहां पर ये संथाल निवास करते थे, वहां पर इसको सरकारी संपत्ति घोषित करना प्रारंभ कर दिया। और जैसे जैसे ये संपत्ति सरकारी घोषित होने लगी तो कहीं ना कहीं संथालों के मन में एक असंतोष की भावना ने जन्म लिया, एक प्रॉब्लम ने जन्म लिया, क्योंकि भूमि से जनजातियों का बहुत लगाव होता है। जमीन से जनजाति बहुत जुड़े होते हैं और जमीन से जुड़े होने के कारण वो एक बार को अपनी जान देना पसंद करते हैं, लेकिन अ, अ, बिल्कुल भी जमीन को देना नहीं चाहते हैं। यहाँ पर एक किताब आती है प्रोफेसर कलशॉ की, W J कलशॉ इनका नाम है, W J कलशॉ, और बुक का नाम है द संथाल रेबिलियन। द संथाल रेबिलियन। वो कहते हैं कि यहाँ पर दो संथाल लोग हैं जो कि बड़े जो कि इस मूवमेंट का, इस संथाल विद्रोह का नेतृत्व कर रहे हैं, जिसमें से एक है सिद्धू, दूसरे हैं काहुन शायद। कान्हू, कान्हू, दूसरे हैं कान्हू। तो सिद्धू और कान्हू दो लोग हैं जो कि यहाँ पर आपको याद रखना चाहिए कि 30 जून 1855 को इन लोगों ने एक विद्रोह किया, और जिससे कि बिल्कुल सशस्त्र विद्रोह किया, अस्त्र शस्त्रों के साथ विद्रोह किया, जिससे कि इनकी जो बंधुआ प्रथा थी या फिर इनके जो प्रॉब्लम्स थे उसमें काफी सुधार आया, और पुलिस अधिकारों में भी इनके परिवर्तन किया गया। और इसी आंदोलन के फलस्वरूप एक नए परगना का निर्माण हुआ जिसका नाम था संथाल परगना, जो कि पूरी तरीके से संथालों को डेडिकेटेड किया गया। ठीक है ना, संथाल परगना बना। इसी तरीके से तमाम सारे आंदोलन हैं जो कि आ, हम लोग किसी और दिन डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि आंदोलन हम लोग डिस्कस कर भी चुके हैं एक दिन। पूरा दोबारा वो सारे आंदोलन पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी नीतियां, कौन कौन से कल्याण जो है जनजातियों के लिए लाए गए, कौन कौन सी जनजातियां हैं जो कि खतरे में हैं, या फिर कौन कौन सी जनजाति हैं जो कि संरक्षण की जरूरत है जिन्हें। तो सबसे पहले हमें पढ़ेंगे आज हम जनजाति कल्याण। जनजाति कल्याण, जनजाति कल्याण हमने जैसा कि पढ़ा कि भाई सरकारी भाषा में जिसे अनुसूचित जनजाति कहते हैं। तो जो एक अनुसूची बनी थी, एक शेड्यूल बनाई गई, उस शेड्यूल में जितनी जातियां आई उसे अनुसूचित जाति कहा गया, अनुसूचित जनजाति कहा गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 और 342, ध्यान रहे अक्सर पूछा जाता है परीक्षाओं में, 341 में और 342 में क्या हुआ। 341 और 342 में राष्ट्रपति अगर चाहता है किसी को तो वो तुरंत अपने विवेक के अनुसार उसे अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति घोषित कर सकता है। एक सूची बनाई गई और अनुसूचित जनजाति जिन्हें कहा गया वो अनुसूची में थे, क्योंकि जब देश रिपब्लिक हुआ, भारत जब गणतंत्र हुआ यानी सन 1950 में, तो भारत में कुल 14 राज्यों में, मैंने आपको बताया था ये डेटा एक बार और भी, 14 यस राज्यों में 212 जनजातियां थी केवल।
लेकिन अगर हम भारतीय जनगणना 2001 की बात करें तो ये संख्या बढ़ करके 550 हो गई है। ये जनजातियों की संख्या बढ़ करके 550 हो गई है, क्योंकि धीरे धीरे जनजातियां, कोई जनजातियां बढ़ रही हैं, जनजातियों के टुकड़े, मैंने कल आपको कल की क्लास में बताया था कि जनजातियां धीरे धीरे विखंडित हो रही हैं और धीरे धीरे टूटती जा रही हैं, इनका भी विखंडन होता जा रहा है। भारतीय संविधान में चाहे अनुसूचित जातियां हों, चाहे अनुसूचित जनजातियां हों, चाहे कमजोर वर्ग हों, इन सभी के लिए कुछ ना कुछ प्रावधान किए गए हैं, इन सभी के लिए कुछ ना कुछ वेलफेयर या फिर कल्याणकारी नीतियां चलाई गई हैं। उसी तरीके से भारतीय संविधान में राष्ट्रपति आदेश के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 341, 342, फिर से सुनिए, 341 और 342 में क्या किया गया है? इन जनजातियों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। कौन कौन सी विशेष व्यवस्था की गई हैं, एक एक करके हम उन्हें समझेंगे। पहली विशेष व्यवस्था की गई अनुच्छेद 46 के तहत, ये सारे आपको याद नहीं करने, एक बार सुन लेने ताकि अगर कभी पेपर में आए तो एटलीस्ट आप गेस कर सकें। अनुच्छेद 46 में यह प्रावधान किया गया कि अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक तथा आर्थिक, यानी एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक जो राइट्स हैं, जो इनके अधिकार हैं, उनकी रक्षा की जाए और उन्हें सभी प्रकार के सामाजिक, आर्थिक और शोषण और राजनीतिक अन्याय से बचाया जा सके। क्योंकि अगर आप भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हैं तो भी उसमें लिखा हुआ है कि हर देश के हर नागरिक को जो है आर्थिक, राजनीतिक न्याय और समता दिलाई जाएगी। तो पहली चीज तो ये हुई कि अनुच्छेद 46 के तहत भारतीय संविधान में उनको न्याय की व्यवस्था की गई कि न्याय में किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं होगा। एक मूवी भी उस दिन कोई बता रहा था कि एक आई है जय भीम करके, उसे आप देखिए, काफी ट्राइब्स के लिए उसमें दिखाया गया है। दूसरी चीज कि जो सरकार ट्राइबल मूवमेंट्स या ट्राइबल्स के लिए जो विद्यालय चलाएगी, जो आश्रम चलाएगी, जो शिक्षालय चलाएगी, अनुच्छेद 29 के तहत, आर्टिकल 29 के तहत उनमें कोई रोक टोक ना हो, उनमें कोई देरी ना हो, उनमें किसी तरीके की बाधा ना बने। तो अनुच्छेद 29 के तहत जो शिक्षालय चलाए गए जिसमें कि जनजातीय लोग पढ़ सकें, जिससे कि जनजातीय लोग भी जो है अपना विकास कर सके। तीसरी बात जो यहाँ पर निकल करके आती है वो ये है कि यहीं पर जो दुकान होंगी, जो सार्वजनिक स्थल हैं, जो पब्लिक प्लेसेस हैं, वो जो रुकावटें हैं वहां पर जनजातियों के लिए, उसको हटाया जाना चाहिए। अनुच्छेद 15 के तहत ये बात बताई भारतीय सरकार, भारत संविधान ने, कि अनुच्छेद 15 के तहत जो जनसाधारण के लिए या फिर पब्लिक के लिए जो प्लेसेस बनाए गए हैं, उन्हें क्या किया जाना चाहिए, वो सभी के लिए ओपन फॉर ऑल होने चाहिए। वो जनजाति भी वहां पर जा सकते हैं, उनके किसी तरीके की रुकावट ना हो। यहीं पर जो चौथी बात हम देखते हैं, चौथी बात क्या है? चौथी बात यह है कि जो हिंदुओं के सार्वजनिक स्थान है, जो हिंदुओं के मंदिर हैं, उनमें भी जनजातीय जा सकते हैं। अनुच्छेद 35 के तहत ये प्रावधान किया गया कि जो हिंदुओं के पब्लिक प्लेसेस हैं वहां पर भी ये जा सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा। और सबसे महत्वपूर्ण सुधार जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे वो ये है कि सरकारी नौकरी हो, सार्वजनिक सेवाएं हो, या लोकसभा तथा राज्य की विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व के लिए हो, तो कुछ निश्चित सीटें इनके लिए सुरक्षित की जाएंगी। और ये महत्वपूर्ण है, ये कई बार पूछा जाता है कि लोकसभा में आरक्षण या फिर विधानसभा में आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है। तो ये क्रमशः 3 अनुच्छेद आपको याद करने हैं, 324, 330 और क्रमशः 342। ये 3 अनुच्छेद हैं जिससे कि लोकसभा तथा राज्य की विधानसभाओं में पूरी तरीके से इनको आरक्षण दिया जाएगा। इनके लिए कुछ सीटें जो है सुरक्षित की जाएंगी जिससे कि ये भी पार्टिसिपेशन कर सकें। आप देखते हैं किसी भी नौकरी के फॉर्म आते हैं, किसी भी भर्ती के फॉर्म आते हैं, तो उसमें शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए भी जो फॉर्म की फीस होती है वो शून्य रखी जाती है जिससे कि उनका भी इक्वल पार्टिसिपेशन हो सके। ठीक है, तो इस इक्वल पार्टिसिपेशन के लिए क्या होता है,
इस इक्वल पार्टिसिपेशन के लिए हम सरकार को जो है अलग अलग नीतियां, या सरकार जो है समय समय पर इनके लिए नए नए नियम कानून बनाती रहती है। एक और जरूरी बात यह है। सर ये 324 नहीं होगा? तो सर 324 में तो निर्वाचन आयोग का गठन होता है, ये 335 होना चाहिए। चलिए मैं इसे देख लूंगा एक बार। हाँ सर। ठीक है, तो एक और लिख लीजिए यहाँ पर 335, जिससे कि सरकारी नौकरियों में भी आरक्षण यहाँ जो है आएगा इसमें। अच्छा, दूसरी चीज जो आती है यहाँ पर वो ये है कि एक जनजाति अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, यानी ट्राइबल ऑफिसर एक नियुक्त किया जाएगा, जो कि 5वीं अनुसूची में जिसका उल्लेख है, 5th शेड्यूल में। और जिससे कि वो ट्राइबल ऑफिसर क्या करेगा, जो जनजाति हैं उनके लिए सलाहकार, या फिर उनके लिए जो है क्या सही है क्या नहीं सही है, वो व्यवस्था करेगा, उस वो नियुक्त करेगा। ठीक है। अच्छा, इसी के साथ ही साथ असम, बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में जनजातीय मंत्रालय बनाया जाएगा, ट्राइबल मिनिस्ट्री बनेगी, और जनजातियों की शिक्षा, हित, इस तरह के तमाम सारी चीजों की पर रोक लगाई जाएगी। देह व्यापार, जबरन मजदूरी और इस तरह के किसी भी अनैतिक काम जो कि जनजातियों के लिए हित में ना हो, उस पर पूरी तरीके से रोक लगाई जाएगी। ठीक है। अच्छा, और भी इसी तरीके से कई सारे उपाय किए गए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम जो कि बनाया गया, अनुसूचित जाति SC ST एक्ट जिसको कहते हैं, 1989। ठीक है, जो कि 30 जनवरी 1990 से लागू हुआ। 30 जनवरी 1990 से लागू हुआ, और जिसमें जनजातियों के खिलाफ किए गए किसी भी अनैतिक व्यवहार के लिए, और कोई भी इस तरह की गलत हरकत के लिए उन पर कड़े से कड़ा दंड चलाया जाएगा। ये भी कहा गया कि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड, इन 3 राज्यों को छोड़ करके सभी केंद्र शासित प्रदेशों में जो है विशेष अदालतें खोली जाएंगी, जिसमें कि ट्राइबल लोग, जनजाति लोग अपने जो है अपनी बात अपनी जो है रख सकेंगे। ठीक है ना। एक दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये रफ कर दें। हाँ सर। यस सर। दूसरी बात जो देखी गई, 65वें संविधान संशोधन के तहत 65वें संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया, 65वें संविधान संशोधन के तहत एक नीतियां जो है बनाई गई सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए अत्याचारों के खिलाफ, जिसका नाम था जो कि 1990 में आया, 65वां संविधान संशोधन 1990। और आर्टिकल 338, 338 में एक विशेष अधिकारी की नियुक्त की जाएगी, जो कि और साथ ही साथ एक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग बनाया जाएगा। ये एक महत्वपूर्ण बात है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का निर्माण किया जाएगा, जिसमें कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त, ध्यान रहे कि राष्ट्रपति इनको नियुक्त करेगा, जिसमें कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त 5 लोग होंगे, 5 सदस्य होंगे इसमें। और सर जिसमें थोड़ा से करेक्ट कर दूं? हम्म। सर ये 89 संविधान संशोधन है। 89 है तो 90 से हाँ, लागू हुआ होगा। मतलब 2003 में आया था ये। हम्म। और इसमें 338A प्रोविजन जोड़ा गया था। इसमें हम्म। राष्ट्र ये नेशनल एसटी आयोग का गठन का अच्छा, प्रावधान किया गया था। नेशनल ST आयोग ना, वही राष्ट्रीय अनुसूचित हाँ जनजाति आयोग। जी। हो सकता है 89 होगा, हम इसको देख लेंगे एक बार।
नहीं सर, अच्छा। 65वां भी है, लेकिन उसमें क्या था, जो अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए एक विशेष अधिकारी, जिसे आयुक्त बोला जाता है, उसकी नियुक्ति का प्रोविजन था। अच्छा, ये है। और 90 से अ, आयोग बनेगा जो कि राष्ट्रपति जिनकी नियुक्त करेगा। हाँ। अच्छा, ठीक है। तो राष्ट्रपति क्या करेगा भाई, राष्ट्रपति 5 सदस्यीय एक कमेटी बनाएगा जिसमें से एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा। एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होगा जो कि जो भी अनुसूचित जनजातियों के लिए ऊपर उपाय बताए गए हैं वो लागू करेगा, और वो किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन उनका हो रहा है या नहीं हो रहा है इस बात की जांच करेगा। जो शिकायतें आएंगी उनकी जांच करेगा, और वार्षिक रिपोर्ट देगा कि कितनी योजनाएं कितने सही तरीके से लागू की गई हैं या फिर नहीं लागू की गई हैं। ठीक है जी ना। सर। अच्छा, साथ ही साथ अगर जब आयोग जो रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपेगा तो राष्ट्रपति इस पर किसी भी तरीके का एक्शन लेने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र है। साथ तो यानी कि भारतीय सरकार द्वारा समय समय पर अनेक ऐसे प्रावधान किए गए, ऐसे कार्यक्रम चलाए गए, और 1999 में 19 अक्टूबर 1999 में एक जनजातीय मंत्रालय बना। अक्टूबर 1999 में एक जनजाति मंत्रालय बनाया गया, जो कि पहले सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता था, और बाद में से अलग किया गया और अनुसूचित जनजातियों के बारे में नीतियां बनाने और उनके विकास के लिए इसे लागू किया गया। जिसमें कि बहुत सारे ऐसे चलाए गए, जिसमें मैं नाम बता दे रहा हूँ कुछ, बाकी बहुत डिटेलिंग का कोई मतलब नहीं है। जिसमें प्री एग्जाम ट्रेनिंग कोचिंग, स्कॉलरशिप बिफोर मैट्रिक, स्कॉलरशिप आफ्टर मैट्रिक, आश्रम पद्धति के जो आजकल आप लोग फॉर्म देखते हैं, आश्रम स्कूल, वो 1990 91 से ही खोलने शुरू किए गए, जो कि 50-50% राज्य और केंद्र खर्चा उठाएंगे, और उसमें जो है शुरू किया जाएगा। जो अनुसूचित जनजाति के बालक और बालिकाएं होंगे उनके लिए एक छात्रावास की स्थापना की जाएगी। बालिकाओं की शिक्षा के लिए कार्यक्रम शुरू किए गए, ट्रेनिंग स्कूल शुरू किए गए, वोकेशनल ट्रेनिंग जिनको व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र कहते हैं। प्राइमरी ट्राइब ग्रुप्स के लिए कई सारी योजनाएं शुरू की गई, जनजातीय शोध संस्थान शुरू किए गए आंध्र प्रदेश में, असम में, बिहार में, गुजरात में, तमाम सारे ऐसे ग्रामीण अनाज बैंक योजना शुरू की गई, जिससे कि जो कि ट्राइफेड आपने सुना होगा। ट्राइफेड एक, जब मैं रूरल पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था, ट्राइफेड नाम की एक जो है हाँ, ये बात है के लिए था। है ना, एक संघ है जो कि जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ जिसको कहते हैं। उसके तहत जो है अनाज की पहुंच जो है सुनिश्चित की गई। अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम की स्थापना की गई। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ट्राइफेड की स्थापना हुई। और तमाम सारे ऐसे समय समय पर काम, पंचवर्षीय योजनाओं में आप देखते हैं कि जनजातियों पर काफी खर्चा किया गया। पहली पंचवर्षीय योजना में जो जनजातियों के लिए व्यय की गई राशि जो कुल 30 करोड़ रुपए थी, वो 11वीं पंचवर्षीय योजना तक बढ़ करके 631.8 करोड़ हो गई। तो यानी सरकार काफी व्यय या काफी ध्यान जनजातियों के विकास पर कर रही है। लगातार जो जनजाति कार्य मंत्रालय हैं वो इस बात में जुटे हुए हैं कि कुछ अच्छा किया जा सके, और जनजातियों के लिए निरंतर कुछ नए से नए प्रयास जो है भारत सरकार द्वारा लाए जा रहे हैं। 2006 वन अधिनियम जो आया उसमें भी अनुसूचित जनजातियों के लिए काफी प्रावधान किए गए, जिससे कि बाद में हालांकि या जो अधिनियम है ये 2031 दिसंबर 2007 को दोबारा से वो किया गया, और जिसमें कि सभी राज्यों की जो जनजातियां हैं उनका पूरा डेटा रखा जाएगा, एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, और काफी बड़े स्तर पर जनजातियों के लिए काम किए गए। एक वेबसाइट शुरू की गई, एक वेबसाइट पोर्टल 2008, अगर मैं सही हूँ 2008 से शुरू किया गया, जो कि www.tribal.gov.in पर हुआ, और जिससे कि जो भी चीजें हैं
वो इस पर रिकॉर्ड की जा सके, जो भी चीजें हैं वो उनका डेटा इस पर सुरक्षित रखा जा सके। तो ऐसे तमाम सारे कार्यक्रम हमें देखने को मिले जो कि जनजातियों के प्रशिक्षण, जनजातियों के संरक्षण के लिए भारतीय सरकार ने शुरू किए। ट्राइबल मूवमेंट्स पढ़ने की बात है, ट्राइबल मूवमेंट हम लोग किसी और दिन किसी नई क्लास में पढ़ लेंगे। बाकी जनजातियां कहाँ थी, तो जनजातियों वाला जो मामला था मेरी तरफ से वो खत्म हुआ। जनजाति परिवार, जनजाति विवाह, जनजाति विवाह पद्धतियां, जनजाति कहाँ पाई जाती हैं, उनका भौगोलिक विस्तार क्या है, कौन सी भाषाएं बोलती, ये सब हम लोग अपनी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं सर। डेटा है, सारे डेटा आप नहीं याद कर सकते, लेकिन जो अनुच्छेद हैं 338 में क्या है, 340 में क्या है, इसे एक जगह नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन तो 100% पूछा जाएगा, एक से दो प्रश्न जनजातियों में से 100% आएंगे, और हो सकता है तीन भी पूछ लिए जाए। तो जनजातियों वाला अगर पोर्शन आपने कवर कर लिया तो दो दो से तीन प्रश्न आपके 100% सिक्योर हो गए। ठीक है ना? जी सर। यस चलिए, सर। यहां तक कोई समस्या हो तो पूछो।